हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में और समझेंगे कि आज के टाइम पे ये कंपनी एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप है। तो सबसे पहले समझो कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी है क्या। केपीआईटी टेक्नोलॉजी प्योर प्ले सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। ये बात को अपने दिमाग में डाल लो आप कि ये कंपनी एक प्योर प्ले सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। और ये सॉफ्टवेयर किनके लिए बनाते हैं? ऑटोमोटिव के लिए बनाते हैं, ऑटोमोटिव प्लेयर्स के लिए बनाते हैं। उसके अलावा ये लोग आपको सेमीकंडक्टर वाली कंपनी के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इन लोगों का हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप समझ लो। ये लोग कोई सेमीकंडक्टर चिप नहीं बना रहे हैं, ये लोग उसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि चिप के साथ इंटरैक्ट करने में हेल्प करेगा। दैट्स ऑल। फॉर एग्जांपल समझ लो, ये लोग क्या करते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। आपके ईवी गैस, आपके कार में जो बैटरी वगैरह है उसका भी तो कोई मैनेजमेंट सिस्टम होगा ना, कि कितना यूज हुआ है, कितना बचा हुआ है बैटरी का, कोई वार्निंग है, वो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू एंड सेंसर्स के थ्रू वो सब काम होता है। तो समझ लो ऐसी कंपनी का काम है उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना, इंटीग्रेट करना, ये सब काम करना। उसके अलावा आपको डिस्प्ले वगैरह में बहुत चीज दिखता है, ठीक है, कार के डिस्प्ले वगैरह में, ऑटोमोटिव के डिस्प्ले वगैरह में, वो सब भी काम ये लोग करेंगे। उसके रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर वगैरह ये लोग बनाएंगे, इंटीग्रेशन वगैरह का काम करेंगे। और ये लोग इसे सप्लाई किसको करते हैं? ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, टायर वन सप्लायर्स को। इस बात को ध्यान में रख दो। सिंपल भाषा में क्या हुआ, ये एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है ऑटोमोटिव कंपनी के लिए एंड सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल हो गया बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, उसके अलावा जो डिस्प्ले वगैरह आपको दिखता है कार वगैरह में उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना, इंटीग्रेशन वगैरह करना, ये सब इनका काम हो गया। डिटेल में पढ़ सकते हो आप। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये क्या है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी को सेमीकंडक्टर की कंपनी बोला जाता है। नो ब्रो, इट इज नॉट ए सेमीकंडक्टर कंपनी। इट जस्ट मेक सॉफ्टवेयर फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। उसमें से ये किसके किसके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है ये लोग आपको, ये कुछ कॉमन कंपनी, क्वालकॉम वगैरह हो गया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एनएक्सपी, ऐसी कंपनी के लिए ये लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये लोग कोड लिखेंगे जो कि सेमीकंडक्टर चिप से इंटरेक्ट करने में यूजर को हेल्प करता है। लो लैंग्वेज कोडिंग करेंगे जो कि आपको यूजर्स को सॉफ्टवेयर से, चिप से इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। सिंपल भाषा में समझ लो। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, ये एक सेमीकंडक्टर की कंपनी नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। उसमें से एक सेक्टर है सेमीकंडक्टर, दूसरा है ऑटोमोटिव। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो समझ में ये समझते हैं कि एक्चुअली कल जो क्रैश आया है वो आया क्यों है आपको केपीआईटी टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले ये समझो कि इसका बिजनेस अपडेट कल आया है। बिजनेस अपडेट में इन्होंने क्या बोला कि हमारा यूएसटी रेवेन्यू डिक्लाइन किया है, एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय अप्रोक्सीमेटली 1% ईयर। देखो ये लोग आपको यूएसटी में अपना रेवेन्यू देते हैं। अगर यूएसटी में डिक्लाइन हुआ है तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से देख लो कि कितना अपना रुपीज डिक्लाइन या एडवांस हुआ है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यूएसटी में इनका रेवेन्यू 1% डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर। दैट इज Q1 FY25, FY26 एवर Q1 FY27। तो Q1 FY26 अक्रॉस Q1 FY27 इनका रेवेन्यू 1% डिक्लाइन हुआ है। आपको आपको यूएसडी में इस बात का ध्यान देना। एंड Q2 FY27 के लिए मैनेजमेंट का क्या फोरकास्ट, एक्सपेक्टेड टू रिमेन ब्रॉडली सिमिलर टू Q1। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारा Q2 भी आपको सिमिलर ही रहेगा, ज्यादा इंप्रूव Q2 में भी होने का ये लोग चांसेस कम रखते हैं। और ये जो हुआ क्यों है, क्योंकि इनका ये बोलना है कि हमारा जो आपको कस्टमर वगैरह है उनका एक्सपेंड वगैरह घटा है। उनका एक्सपेंड वगैरह, जो एक्सपेंड वगैरह ये लोग करते हैं ना आपको गाड़ी वगैरह में एक्स्ट्रा पैसा वगैरह खर्च करते हैं, वो सब घटा है। उसकी वजह से इनको लग रहा है कि इनका डिमांड वगैरह H2 में, पूरे H1 में खराब रहेगा। Q1 तो खराब आया ही है एंड Q2 भी इनका खराब रहने वाला है। और इनका ये बोलना है कि हमारा H2 अच्छा हो सकता है एंड वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनका बिजनेस आएगा यूएस कोरिया वगैरह से, अच्छा बिजनेस आ सकता है सेकेंड हाफ में। देखो सेकेंड हाफ में क्या होगा। और मैनेजमेंट का ये भी बोलना है कि Q4 में हम सिक्वेंशियल इंक्रीज के साथ अपने ईयर को खत्म करेंगे। अभी हमें नहीं पता। और दूसरा बात क्या है कि इन्होंने अपने FY27 के गाइडेंस को अभी तक वो नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है। देखो इन्होंने क्या बोला था जब FY26 खत्म हुआ तो बोला था हम लोग ग्रोथ करेंगे। आई थिंक 10% का ग्रोथ इन्होंने किया था FY25 अक्रॉस FY26। तो इन्होंने क्या बोला था, उससे ज्यादा ग्रोथ हम करेंगे। और हुआ क्या, Q1 बहुत खराब आया। Q1 बहुत ही खराब आया। उसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं, H2 में रिकवरी करेंगे, लेकिन अभी तक गाइडेंस को टोटली रिवाइज नहीं किया है। लेकिन Q1 का नंबर को देख के लग रहा है कि इनका नंबर उतना अच्छा नहीं आने वाला है।
अब हम लोग समझते हैं इसका रूट कॉज क्या था। रूट रूट कॉज यही था कि यूरोपियन ओईएम जो है, यूरोपियन कंपनी जो है, कार बनाने वाली कंपनी जो है, ऑटो बनाने वाली कंपनी जो है, वो अपना एक्सपेंस को कम करना चाहती है। इसकी वजह से वो आर&डी वगैरह में अपने बजट को कम कर रही है। दिस इज द मेजर रीजन। एंड दूसरा क्या है, प्रोग्राम एजुकेशन डिले, सेवरल ऑनगोइंग एंड की कस्टमर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वर डिलेड और एक्सपीरियंस अ टेम्पोररी स्लो डाउन वगैरह, जिसकी वजह से इनका Q1 का नंबर्स वगैरह आपको कम आया है। उसके अलावा देखोगे लेट क्वार्टर ड्रॉप, और मैनेजमेंट का ये भी बोलना है लास्ट के 2 वीक में, 1-2 वीक में हमारा रेवेन्यू का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। रेवेन्यू डिक्लाइन शार्पली अनएक्सपेक्टेडली लास्ट 2 वीक में। मार्जिन कंप्रेशन का भी प्रॉब्लम है। क्या हुआ है, बिकॉज द रेवेन्यू ड्रॉप ऑकर्ड सडनली इन द फाइनल वीक्स, तो हमें ये लग रहा है कि ऑपरेटिंग मार्जिन का भी प्रेशर रह सकता है। दैट इज मार्जिन वगैरह भी, पैट मार्जिन वगैरह भी घट सकता है। मैनेजमेंट का डिफेंस क्या था, मैनेजमेंट स्ट्रांगली एम्फसाइज दैट दिस टेम्पोररी डिमांड स्लो डाउन, पर ओवरऑल डिमांड स्लो डाउन नहीं है। देखो आपको ऑटो बिकेगा तो ऑटो में सॉफ्टवेयर भी लगेगा, ऑटो में सॉफ्टवेयर भी लगेगा तो सॉफ्टवेयर वाले बिजनेस भी बढ़ेंगे, लेकिन क्या उस तेजी से बढ़ेंगे, उस तेजी से नहीं बढ़ेंगे जैसे आपको सॉफ्टवेयर वाले बाकी सेक्टर वाली बढ़ेगी। आपको देखना पड़ेगा ऐसी कंपनी को क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर वाली कंपनी जैसे जो रेवेन्यू बढ़ेगा ना, मार्जिन भी बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या समझे, रूट काउज क्या है, रूट रीजन यही है कि यूरोपियन कंपनीज वगैरह है, वो लोग अपने एक्सपेंड को कम कर रहे हैं, आर&डी वगैरह को। मे बी कार का सेल ज्यादा नहीं हो रहा होगा, कुछ स्लो डाउन वगैरह उनको दिख रहा होगा। देन डिले वगैरह हुआ है लेट क्वार्टर के एंड में, लास्ट के 2 हफ्ते में इनको प्रॉब्लम हुआ है। उसके अलावा मार्जिन का प्रेशर है, कोर डिफेंस यही कि टेम्पोररी है, इट विल रिकवर। ठीक है, इनका बहुत हद तक डिपेंड करता है ऑटो कंपनी वगैरह पे। देखो ये सब तो मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा ना कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एआई का क्या, एआई पे कंपनी का क्या टेक है। एआई के मामले में कंपनी का ही बोलना है, एआई हमारे लिए एक अच्छा काम करेगी। अच्छा काम क्या करेगी, जो हम सॉफ्टवेयर बनाते थे पहले ज्यादा खर्चा करके, अब हम कम खर्चा करके वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, तो हमारे लिए कॉस्ट एडवांटेज होगा। लेकिन ये आपकी क्लाइंट भी तो समझती है, क्लाइंट भी तो बोल सकती है कम चार्ज करेंगे। तो देखो मेरा क्या टेक है, पहले ये सब थोड़ा समराइज कर देता हूँ। पहली तो ये एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, ऑटो इंडस्ट्री की कंपनी के लिए बनाती है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर वाली कंपनी के लिए बनाती है। Q1 में ड्रॉप क्यों हुआ, Q1 में ड्रॉप में यूरोपियन क्लाइंट का खर्चा करना कम हो गया, लास्ट के 2 वीक अचानक से प्रॉब्लम हुआ, कुछ प्रोजेक्ट इनका बाहर जा रहा है। लेकिन क्या इन्होंने FY27 का गाइडेंस को तोड़ा है, अभी तक नहीं तोड़ा है। और ये भी बोला है कि H2 में रिकवरी हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, नहीं होता है। एंड एआई को लेकर इनका क्या बोलना है, एआई का बोलना ये है कि एआई हमारे लिए खतरा नहीं, एआई हमारे लिए हेल्पिंग टूल ही होगा, इस बात को आप समझ लो। तो हम लोग आते हैं अब इनका मैट्रिक वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। देखो इस कंपनी आज के टाइम पे 23 के पी के आसपास अवेलेबल है। आपको क्या सीन है यहाँ पे, अगर देखोगे ऑलरेडी ये कंपनी, अगर हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आके देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से 71% नीचे है, जो बहुत टूट चुकी है, एक्सट्रीम टूट चुकी है। उसके अलावा देखोगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो ROC 26 है, ROE 21 है, ऊपर से भी अच्छा खासा गिर चुकी है। ROE एंड ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको 20 के ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको 26% के आसपास है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। एंड कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू भी 597 है, करंट वैल्यू 559। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर शेयर प्राइस कम है तो वो कंपनी को आप चीप मान सकते हो, लेकिन दीज थिंग्स कैन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, पी रेशियो सस्ता दिख रहा है, एंड उसके अलावा आपको शेयर प्राइस भी सस्ता लग रहा है। क्रैश हुआ है रिसेंटली तो शेयर प्राइस भी सस्ता लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है क्या ग्रोथ वापस आएगा। देखो अगर ग्रोथ वापस आएगा तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। Q1 का रिजल्ट अच्छा नहीं है, Q2 का पता नहीं अच्छा आएगा नहीं आएगा, चांसेस है कि Q2 का भी अच्छा नहीं है। H2 में मान लो रिकवरी नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरा कहना यह है कि आज के टाइम पे ना पूरा मार्केट सस्ता है, वाई टू वेट फॉर दिस कंपनी। एक बात और समझो यहाँ पे कि आज के टाइम पे सीन क्या है ना, यहाँ पे ये बात आप समझो कि भारत ना पहले सर्विस बेस्ड कंपनी थी, अब वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनने वाली है। तो ज्यादा पैसा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वैसी कंपनी में बनेगा जो खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं। और प्रोडक्ट के बारे में सॉफ्टवेयर नहीं बोलता हूं, इंडिया एज ए सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी बहुत आगे है कंट्री कंपेयर टू अदर कंट्री। तो इंडिया में जो रियल प्रोडक्ट्स है ना, वैसी कंपनी मुझे लगता है कि ज्यादा फ्यूचर में एडवांटेज में रह सकती है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर और बनाने वाली कंपनी। मान लो ये कंपनी 20% के सीआर से भी ग्रो कर ले, ठीक है, एंड 20 का पीई है, तो भी क्या बहुत फारू ग्रोथ है, नहीं मीडियोकर ग्रोथ। आई एम नॉट टेलिंग कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी पैसा नहीं बनाएगी, आज के टाइम पे बहुत सस्ते उस पे। और क्या होगा ना, जब इनका रेवेन्यू बढ़ेगा 20-25% से, तो इनका एबिटा वगैरह ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, एंड आपको पैट परसेंटेज ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो
कंपनी ऐसा नहीं है कि कचरा हो गई एकदम, ऐसा नहीं कि ऑटो का डिमांड एकदम खत्म हो गया है, ऑटो वाली कंपनी बर्बाद हो गई। जब तक ऑटो वाली कंपनी रहेगी, सेमीकंडक्टर वाली कंपनी रहेगी, तब तक ये कंपनी रहेगी आपको। और सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ, बैरियर टू एंट्री है। इतना आसान नहीं कोई भी कंपनी तुरंत जाके सॉफ्टवेयर बनाने लग जाए आपको कार वगैरह के लिए, ट्रक्स वगैरह के लिए। तो ये बात समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से ऑलरेडी बहुत टूट चुके हैं, 70% का झटका देखा गया है। इफ यू हैव बेटर ऑप्शन देन यू कैन कंसीडर इट, बट मेरे हिसाब से इट इज नॉट है बाय सेल। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इंडिया में अगला तेजी में भी शायद वो कंपनी में आए जो कि प्रोडक्ट बनाए, ना कि सॉफ्टवेयर। ऐसा है कि कंपनी इज ऑलरेडी वेरी चीप, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, रिस्क रिवार्ड रेशियो मुझे ठीक ठाक फेवरेबल लग रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा चीज है कि कंपनी बंद तो नहीं होने वाली है, कंपनी का काम है, कस्टमर भी अच्छे खासे हैं। एंड अगेन मैं फाइनली कंक्लूड करता हूँ, बाय सेल से उसको मत समझना, मैं बस अपना थिंकिंग बता रहा हूँ, ये एक निजी इंसान का सोच है, इस बात को समझ लो। अब मैं दूसरी कंपनी पे आता हूँ, उसका काम है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। ओरिएंट टेक्नोलॉजी अगेन एक कंपनी है जो कि रिटेल इन्वेस्टर को लास्ट बुलेट में चिपकाया गया है डेटा सेंटर के नाम पे। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ओरिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में, सॉरी, ओरिएंट टेक्नोलॉजी। ओरिएंट टेक्नोलॉजी क्या करती है, तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग समझे तो ये कंपनी एंटरप्राइज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड एंड मैनेज सर्विस बनाती है। तो नाम से कंफ्यूज मत होना, मैं बताता हूं क्या करते हैं ये लोग। देखो, मैनेज सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा भाषा में डेटा सेंटर के हिसाब से समझा देता हूं। मान लो किसी कंपनी को चाहिए कि मेरे को डेटा सेंटर बनाना है, फॉर एग्जांपल समझ लो अनंतराज, वो बोलेगा कि मुझे 1 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाना है। तो उसमें लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए वायर्स चाहिए बहुत सारा, ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, स्टोरेज डिवाइस चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वगैरह चाहिए। तो ये कंपनी क्या करेगी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेगी, उठेगी और जाएगी, वो डेटा सेंटर का सारा सामान खरीदेगी और डेटा सेंटर बना के दे देगी, क्लाउड बना के दे देगी। और दूसरा कौन सा हुआ, ये मैनेज सर्विसेज। मैनेज सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि वो जो डेटा सेंटर बना दिया उसने, उसको मैनेज करेगी, देखिए कूलिंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई ग्राफिक्स कार्ड खराब हो गया कि नहीं, कोई आपको सॉफ्टवेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब बेसिकली मॉनिटरिंग वगैरह का काम है, मॉनिटर करेगी अपने डेटा सेंटर को जो उन्होंने बनाया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, आई होप कि आपको ओरिएंट टेक का काम को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं जाता हूँ इनका नंबर्स वगैरह देखता हूँ, इनका स्टैंडअलोन देखते हैं। देखो स्टैंडअलोन भी देखोगे तो इनका नंबर्स में कोई बढ़ोतरी है नहीं, ठीक है, मतलब नंबर्स ला रहे हैं लेकिन नंबर्स में कोई बढ़ोतरी नहीं है। मार्जिन भी अच्छा खासा नहीं है, मार्जिन भी 7-8% ज्यादा से ज्यादा आता है, और पिछले 2 क्वार्टर से तो वो घट भी रहा है मार्जिन इनका। तो वैसा कोई मुझे इनका मोड नहीं दिखता है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना मैनेज सर्विसेज वाली कंपनी के साथ, कि कोई दूसरी छोटी कंपनी आएगी और इनको रिप्लेस कर सकती है, छोटे दाम पे बिड करेगी और उनको प्रोजेक्ट मिल जाएगा और इनको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ट्रैक करते रहो, मे बी इन फ्यूचर इट कैन बी अ गुड ऑप्शन। लेकिन देखो क्या होता है, क्योंकि देखो डेटा सेंटर में तो ग्रोथ है, अगर डेटा सेंटर में ग्रोथ है तो व्हाई ओरिएंट इज नॉट ग्रोइंग। सवाल पूछो खुद से, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। मुझे आज के टाइम पे और ओरिएंटेक उतनी अच्छी डील नहीं लगती। अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, इन जस्ट माय पर्सनल थिंकिंग, आई कैन गो रॉन्ग टू, इस बात पे ध्यान देना। एंड दैट्स ऑल। केपीआईटी टेक्नोलॉजी पे भी मैंने बताया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी कैन बी अ गुड ऑप्शन, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, बट ये सेमीकंडक्टर की कंपनी नहीं है, ये अपने ध्यान से दिमाग से आप निकाल दो। वो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जो कि सेमीकंडक्टर कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, इतना सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। ओरिएंटेक डेटा सेंटर के साथ नाम जुड़ जाता है, लेकिन डेटा सेंटर में भी मैनेज सर्विसेज का काम करती है जो कि रिप्लेसेबल है, जहां पे दूसरी कंपनी आके सस्ता बिड करके इनसे प्रोजेक्ट छीन सकती है। अगेन नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, बता रहा हूँ, जस्ट माय थिंकिंग एंड इट कैन गो रॉन्ग, दैट्स ऑल। बाय, प्लीज सब्सक्राइब। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।